everyone, it's me Anjali Verma, your science and maths educator and welcome back to my channel Study Warehouse। आज की इस वीडियो में हम लोग कंप्लीट करने वाले हैं हमारा फिजिक्स का पहला चैप्टर विच इज लाइट। तो लाइट आखिरकार होती क्या है? लाइट एक फॉर्म ऑफ एनर्जी है जिसकी हेल्प से हम लोग हमारे आसपास जितनी भी चीजें हैं वो देख सकते हैं। लाइट हमेशा ही स्ट्रेट लाइन में ट्रैवल करती है और स्पीड क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, और इसको हम c से रिप्रेजेंट करते हैं। इस चैप्टर में मेनली हम लोग रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे एंड मिरर एंड लेंस। ठीक है, तो सबसे पहले आखिरकार रिफ्लेक्शन होता क्या है? रिफ्लेक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, फिनोमेना है, जिसमें जो लाइट बीम है वो किसी भी सरफेस पे जब पड़ती हैं तो वो उसी मीडियम में बाउंस बैक कर जाती हैं। इसको हम रिफ्लेक्शन कहते हैं। दो टाइप के होते हैं, डिफ्यूज्ड और रेगुलर। रेगुलर में जब भी पैरेलल बीम्स आई हैं तो वो एज पैरेलल बीम्स ही क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट भी हो रही हैं। बट डिफ्यूज्ड में क्या होगा, कोई इरेगुलर सा सरफेस होगा, जैसे कि हमारी वॉल्स वगैरह हो गई, तो जब उसमें लाइट पड़ रही है पैरेलल आ रही है, ठीक है, इस तरीके से, बट वो कैसे भी रैंडम डायरेक्शन में क्या हो रही है, रिफ्लेक्ट हो रही है। एज पैरेलल बीम वो रिफ्लेक्ट नहीं हो रही है। ठीक है, अब यहाँ पे लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन है हमारे पास दो, आप लोगों ने पहले भी पढ़े होंगे, बहुत सिंपल है। सबसे पहला क्या है, हमारे पास जो इंसिडेंट रे है, ठीक है, जो रिफ्लेक्टेड रे है, और जो हमारे पास नॉर्मल है, ये देखो, ये इंसिडेंट रे, ये हमारी रिफ्लेक्टेड रे, और ये नॉर्मल, दे ऑल लाई इनटू द सेम प्लेन एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, यानी कि जहां पे इंसिडेंट हुई है वो लाइट रे, वहां पे वो सेम प्लेन में एग्जिस्ट करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट भी हमारा बहुत सिंपल है कि हमारे पास ये जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होता है, यानी कि नॉर्मल से जो इंसिडेंट रे ने एंगल बनाया है और जो हमारा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन होता है, वो दोनों हमेशा ही इक्वल होते हैं। अगर ये 45 डिग्री है तो ये भी 45 डिग्री होगा। ठीक है, अगर कोई भी लाइट रे नॉर्मली इंसिडेंट हो रही है तो वो नॉर्मली ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक भी हो जाएगी, यानी कि उसी डायरेक्शन में वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। उस केस में जो एंगल ऑफ इंसिडेंस बनेगा वो भी 0 होगा और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन कितना होगा वो भी 0 होगा। समझ में आ गया? चलो अब आ जाते हैं हम मिरर पे। आखिरकार मिरर क्या होता है? तो मिरर सिंपली एक स्मूथ शाइनी सरफेस है जिसकी हेल्प से हम लोग खुद को देख भी पाते हैं, है ना, और ये लाइट को रिफ्लेक्ट करता है और इमेजेस बनाता है, तभी तो हम खुद को देख पाते हैं। मिरर दो टाइप के हैं, प्लेन और स्फेरिकल। प्लेन मिरर आखिरकार क्या होता है, वही जिसमें सुबह सुबह हम हमारी शक्लें देखते हैं और हम सेम साइज के दिखते हैं, सेम हाइट के दिखते हैं, है ना, और सेम डिस्टेंस पे भी हम लोग दिखते हैं उस मिरर पे। तो ये हो गया प्लेन मिरर। ठीक है, अब इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, यानी कि जो इमेज बन रही है प्लेन मिरर पे उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है? सबसे पहले ये वर्चुअल और अपराइट होती है। अपराइट को हम इरेक्ट भी कहते हैं, यानी कि सीधी दिख रही है। वर्चुअल क्यों है? क्योंकि यहाँ पे जो लाइट रेज है वो एक्चुअल में मीट नहीं करती है, ये एक रियल इमेज नहीं है। ठीक है, फिर सेम साइज की होती है ना, ऐसा तो नहीं है मैं छोटू हो गई या बहुत ज्यादा लंबी हो गई। ठीक है, उसके बाद है यहाँ पे हमें लेटरल इन्वर्जन देखने को मिलता है। इसका मतलब क्या है, जब हम मिरर में देखते हैं तो अगर ये मेरा लेफ्ट पोर्शन है तो वहां पे हमें राइट हैंड साइड पे देखने को मिलेगा, सो दिस इज लेटरल इन्वर्जन। ठीक है, then this appears behind the mirror at the same distance as the object in front of it, है ना, सेम डिस्टेंस पे। अगर मैं 2 मीटर पे खड़ी हूं तो जो इमेज बनेगी वो भी 2 मीटर मिरर के पीछे ही बनेगी। समझ में आ गया? चलो, इसके लिए मैग्निफिकेशन +1 है। क्यों? क्योंकि जो हमारी हाइट है इमेज की और जो हाइट है ऑब्जेक्ट की वो दोनों क्या है, सेम है। ठीक है, चलो, स्फेरिकल मिरर क्या होता है, जहां पे या तो जो हमारा सरफेस है वो इनवर्ड्स में कर्व्ड होगा या फिर आउटवर्ड्स में कर्व्ड होगा। तो यहाँ पे कॉन्केव मिरर क्या होता है, जिसमें इनवर्ड कर्व्ड होगा, यानी कि इस तरीके का। ठीक है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्शन अंदर वाले सरफेस पे होगा। फिर है कॉन्वेक्स मिरर जो कि कर्व्ड आउटसाइड होगा, यानी कि यहाँ पे ये वाले पोर्शन पे क्या होगा, रिफ्लेक्शन अकर करेगा। ठीक है, समझ में आ गया? चलो, अब कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, ये समझने बहुत ज्यादा जरूरी हैं। तो यहाँ पे देखो डायग्राम हमने बना रखा है, उसी की हेल्प से हम लोग समझेंगे। सबसे पहले है पोल। पोल क्या होता है, जो हमारा मिरर है उसका मिड पॉइंट। मिरर क्या है, सिर्फ इतना वाला पोर्शन है, ठीक है, ये जो डार्क ब्लैक है, तो इसका जो सेंटर है, जो मिड पॉइंट है, वो पोल कहलाता है। देन सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या है, देखो ये कर्व्ड है ना, यानी कि एक स्फेयर का पार्ट होगा ऑब्वियसली। तो जिस स्फेयर का ये कर्व्ड मिरर पार्ट है उसका जो सेंटर होता है उसको हम सेंटर ऑफ कर्वेचर कहते हैं। ठीक है, फिर हमारे पास रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या है, ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है और ये जो पोल है, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम रेडियस ऑफ कर्वेचर कहते हैं, जिसको हम कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर आ जाओ प्रिंसिपल एक्सिस क्या है। प्रिंसिपल एक्सिस वो हमारी स्ट्रेट लाइन है जो सेंटर ऑफ कर्वेचर, पोल और फोकस के थ्रू पास कर रही है। ठीक है, फिर फोकस क्या है, जब भी लाइट रेस पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के, आफ्टर रिफ्लेक्शन जिस पॉइंट पे वो मीट करती हैं उसको हम फोकस कहते हैं। तो
फोकल लेंथ क्या हो जाएगी, फोकस और पोल के बीच की जो डिस्टेंस है उसको हम फोकल लेंथ कहते हैं। ठीक है, अब देखो ये जो सेंटर ऑफ कर्वेचर और इन दोनों के बीच की दूरी है और ये जो फोकस और पोल के बीच की दूरी है, ये दोनों क्या होंगी, एक फॉर्मूले से हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं इनके बीच का रिलेशन R इक्वल्स टू 2F। क्यों, क्योंकि C और F के बीच का डिस्टेंस और F और P के बीच का डिस्टेंस सेम होता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, R इक्वल्स टू F प्लस F, क्योंकि दोनों सेम है तो R इक्वल्स टू 2F यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, इसका हम यूज करते हैं, बहुत ज्यादा याद रखना इस फॉर्मूला का। सेम डेफिनेशन हमारे कॉन्वेक्स मिरर के लिए भी अप्लाई होगी। ठीक है, चलो अब जब हम रे डायग्राम्स बनाते हैं तो कुछ पॉइंटर्स हमें ध्यान में रखने हैं, तभी जाके हम हमारे रे डायग्राम्स को बना पाएंगे। तो जल्दी से इनको देख लेते हैं। तो देखो सबसे पहला ये है, मैंने अभी बताया कोई भी लाइट रे अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो एक पॉइंट से वो पास करेंगी जिसको हम फोकस कहते हैं। अब जब हम बात करते हैं हमारे कॉन्वेक्स मिरर की तो वहां पे एक्चुअल में रे मीट नहीं करती है, इसीलिए यहाँ पे डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। जब भी कोई लाइट रे पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो अपीयर करती है कि वो इस पॉइंट से आ रही है जिसको हम लोग कहते हैं फोकस। ठीक है, देन अगर कोई भी जो लाइट रे है वो ऑब्लिकली इंसिडेंट होगी एट द पोल तो वो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन को फॉलो करेगी और वो ऑब्लिकली ही क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक कर जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, अगर कोई भी लाइट रे फोकस से पास करेगी तो वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल हो जाएगी। ठीक है, फिर सेंटर ऑफ कर्वेचर जो होता है ना वो एज नॉर्मल एक्ट करता है, यानी कि अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर के थ्रू कोई भी जो लाइट रे है वो इंसिडेंट हो रही है तो वो उसी डायरेक्शन में क्या हो जाएगी, रिफ्लेक्ट बैक हो जाएगी। समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट है कन्वर्जिंग मिरर। अब ये कन्वर्जिंग मिरर कौन सा है, तो ये हमारा कॉनकेव मिरर ही है और कुछ अलग सा नहीं है। ठीक है, थोड़ी राइटिंग गंदी हो रही है, कोई बात नहीं, थोड़ा सा मैनेज कर लो। सो दिस इज दी कॉनकेव मिरर। तो यहाँ पे ये सारे हमारे रे डायग्राम्स है, बहुत इजी है। देखो अगर कोई भी ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी है तो लाइट रेस पैरेलल आ रही है और हमने कहा लाइट रेस पैरेलल आएंगी तो हमेशा फोकस पे मीट करेंगी, यानी कि यहाँ पे इमेज फोकस पे बनेगी। ठीक है, सेकेंड रे डायग्राम देखो। अब यहाँ पे हमने क्या कर दिया, देखो सेंटर ऑफ कर्वेचर के बियॉन्ड अगर कोई भी ऑब्जेक्ट रखा है तो उसकी इमेज कहाँ बनेगी, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में बनेगी। ये उल्टी बन रही है यानी कि इन्वर्टेड, और लाइट रेज जो हैं वो एक्चुअल में मीट कर रही हैं तो यानी कि एक रियल इमेज है। ठीक है, फिर यहाँ पे देखो अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पे हम ऑब्जेक्ट रख देंगे तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही मुझे इमेज मिलेगी, यानी कि यहाँ पे सेम साइज है। देखो यहाँ पे मुझे देखने को मिल रहा है ऑब्जेक्ट बड़ा था बट जो इमेज है छोटू सी बन रही है, यानी कि यहाँ पे डिमिनिश्ड इमेज है बट यहाँ पे सेम साइज की है। यहाँ देखो यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकस के बीच में छोटू सा ऑब्जेक्ट है बट इमेज तो इसकी बड़ी बन रही है ना, यानी कि ये एनलार्ज्ड इमेज है, एनलार्ज्ड इमेज है यानी कि मैग्नीफाइड इमेज है। ठीक है, समझ में आ गया, रियल इमेज बनेगी क्योंकि एक्चुअल में यहाँ पे लाइट रेज मीट कर रही हैं। फिर अगर हमने फोकस पे ऑब्जेक्ट रखा है तो हमें इन्फिनिटी पे क्या मिलेगी, इमेज मिलेगी। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रे डायग्राम है। अगर हमने फोकस और पोल के बीच में किसी ऑब्जेक्ट को रखा है ना तो हमें देखो बिहाइंड द मिरर यहाँ पे इमेज मिल रही है और इसको हमने ऐसे डॉट 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 से शो करा है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे लाइट रेज एक्चुअल में मीट नहीं कर रही हैं, दे आर अपियरिंग टू मीट। ठीक है, तो इसीलिए ये एक वर्चुअल इमेज है और ये एनलार्ज्ड भी है और ये इरेक्ट है। बाकी सारी तो इन्वर्टेड थी ना, उल्टी, बट ये इरेक्ट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो अब आ जाते हैं हम हमारे डाइवर्जिंग मिरर में, जो कि कौन सा है, जो हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। तो यहाँ पे सिर्फ दो ही रे डायग्राम्स है, बल्ले बल्ले हो गई। तो यहाँ पे क्या है, अगर इन्फिनिटी पे हमने कोई भी ऑब्जेक्ट रख रखा है तो उस केस में क्या होगा, देखो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगी ना ये लाइट रे, तो इस तरीके से रिफ्लेक्ट हो गई, ये डाइवर्ज हो रही है ना रेज, इसीलिए इसको हम डाइवर्जिंग मिरर कहते हैं। ठीक है, तो ये अपीयर कर रहा है कि ये जो लाइट रेज है कहाँ से आ रही है, इस पॉइंट से, फोकस पॉइंट से। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे अगर आप किसी भी पॉइंट पे रख दो ऑब्जेक्ट, ठीक है, जैसे यहाँ पे तो अलग अलग सिनेरियोस बन रहे थे कि अगर हमने सेंटर ऑफ कर्वेचर फोकस के बीच में रखा है या फोकस में रखा है तो अलग अलग रे डायग्राम्स थे, बट यहाँ पे सेम है। आप यहाँ पे इन फ्रंट ऑफ द मिरर कहीं पर भी रख दो, हमेशा हमेशा आपको एक डिमिनिश्ड इमेज ही मिलेगी और वर्चुअल एंड इरेक्ट ये होगी। ठीक है, तो जो कुछ हमने पढ़ा है वो यहाँ पे समराइज हो रखा है। देखो हमने देखा था रियल एंड इन्वर्टेड हमें बाकी सब केस में देखने को मिल रही थी, सिर्फ एक केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट थी। यहाँ पे तो हर केस में वर्चुअल एंड इरेक्ट ही है और छोटी है, देखो डिमिनिश्ड है। यहाँ पे डिमिनिश्ड भी मिल रही है, सेम साइज की भी मिल रही है और हाईली एनलार्ज्ड भी मिल रही है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो
नेक्स्ट यूजेस हम लोग देख लेते हैं। तो यूजेस आखिरकार क्या क्या है। तो टॉर्च में यूज करते हैं हम कॉनकेव मिरर का, और सर्च लाइट में करते हैं व्हीकल की जो हमारी हेडलाइट्स होती हैं, ताकि हमें पावरफुल बीम्स यहाँ पे मिल सके, ठीक है। शेविंग मिरर में यूज करते हैं, सोलर फर्नेस में यूज करते हैं, ताकि जो भी लाइट है एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, जो कि हमारा फोकस पॉइंट होता है, उस पे हम सारी लाइट को कॉन्सेंट्रेट करा सकें। फिर है डेंटिस्ट भी यूज करते हैं, ताकि जो छोटू सा दांत है वो थोड़ा एनलार्ज्ड दिखे और हम अच्छे तरीके से जो भी वो दांत वात तोड़ रहे हैं, सफाई कर रहे हैं, वो हो सके, ठीक है। फिर है कॉन्वेक्स मिरर। इसका एक ही यूज है, बट इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, ठीक है, कि रियर व्यू मिरर जो होते हैं हमारे गाड़ियों में, उसमें यूज होता है ये कॉन्वेक्स मिरर। अब देखो इसके एक एडवांटेज भी है और एक डिसएडवांटेज भी है। एडवांटेज क्या है कि हमें डिमिनिश्ड इमेज देखने को मिलती है और वाइडर व्यू जो है वो कवर होता है, यानी कि बहुत सारी गाड़ियां कवर हो सकती हैं, तो हम देख सकते हैं कि अच्छा पीछे से गाड़ी आ रही है तो हमें स्लो डाउन करना है या साइड को मुड़ना है, जो भी चीजें हैं, ठीक है। बट इसका डिसएडवांटेज ये होता है ना कि यहाँ पे जो व्हीकल्स हैं वो बहुत छोटी दिखती हैं, और हमने कहा वाइडर फील्ड ऑफ व्यू है, जिसकी वजह से जो स्पीड है वो हम एग्जैक्टली नहीं सोच सकते हैं कि भाई वो कितना दूर है, ठीक है। तो अगर वो बहुत पास होगा ना, बट स्टिल वो गाड़ी थोड़ी सी दूर ही हमें दिखेगी, जिसकी वजह से एक्सीडेंट का खतरा बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, समझ में आ गया। चलो, तो ये हमारे यूजेस हो गए। अब हम आ जाते हैं हमारे साइन कन्वेंशन में, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहुत ही सिंपल है। देखो, ये हमारा मिरर भी हो सकता है, कोई लेंस भी हो सकता है, कॉनकेव भी हो सकता है, कॉन्वेक्स भी हो सकता है। साइन कन्वेंशन विल रिमेन द सेम। कोई भी डिस्टेंस अगर लेफ्ट हैंड साइड को है तो वो नेगेटिव होगा, ठीक है, और कोई भी राइट हैंड साइड को है तो पॉजिटिव होगा। राइट और पॉजिटिव वैसे भी लिंक कर रहे हैं, राइट चीज है यानी कि पॉजिटिव चीज है ना, तो जो भी राइट को डिस्टेंसेस होंगे पॉजिटिव, लेफ्ट को जो भी होंगे नेगेटिव लेंगे। प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर जो भी होंगे वो पॉजिटिव आएंगे, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे जो भी होंगे वो नेगेटिव आएंगे। रियल इमेज कहां बन रही थी? नीचे, यानी कि वो हमेशा उसकी जो हाइट है वो नेगेटिव ही लेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। बस इतना ही आप लोगों को याद रखना है। अब आ जाते हैं मिरर फॉर्मूला में। 1/f इक्वल्स टू, मैं कलर इसका थोड़ा सा चेंज कर देती हूं, तो 1/f इक्वल्स टू 1/v प्लस 1/u है। प्लस हमने पहले पढ़ा था और पहले हम मिरर फॉर्मूला को पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, समझ में आ गया। f क्या है? फोकल लेंथ है उस पर्टिकुलर मिरर की। u क्या है? ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है कि ऑब्जेक्ट कहां पे रखा हुआ है। v क्या है? हमारे इमेज का डिस्टेंस है, ठीक है, समझ में आ गया। देन है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन का मतलब होता है इट इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट। मैग्निफिकेशन से हमें पता चलता है कि भैया हमारे पास छोटी इमेज बन रही है या फिर बड़ी बन रही है या फिर सेम साइज की बन रही है, ठीक है। इसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या है? -v/u। देखो यहाँ पे प्लस आया था ना, तो यहाँ पे उल्टा हो जाएगा, यहाँ पे -v/u आ जाएगा। समझ में आ गया। इसका डेरिवेशन वगैरह कुछ नहीं है, बस ये फॉर्मूलाज आपको याद रखने हैं। अब देखो यहाँ पे मैंने कुछ चीजें लिखी हैं, ये आपको रटनी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर आपको साइन कन्वेंशन जो अभी मैंने आप लोगों को बताया, एक सेकेंड, जो साइन कन्वेंशन आप लोगों को बताया, अगर ये समझ में आ गया ना तो ये रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। देखो, कॉनकेव मिरर की फोकल लेंथ नेगेटिव होगी, क्यों? क्योंकि फोकस पॉइंट कहां को था? लेफ्ट को था। कॉन्वेक्स मिरर में पॉजिटिव है, क्यों? क्योंकि वो राइट हैंड साइड को था। फिर देखो v, यानी कि जो इमेज डिस्टेंस है कॉनकेव मिरर की, वो हमेशा नेगेटिव आती है क्योंकि हमें लेफ्ट साइड को मिल रही है, एक्सेप्ट एक केस जहां पे हमने देखा था कि हमें वर्चुअल इमेज मिल रही है। वर्चुअल थी बिहाइंड द मिरर, यानी कि कहां को? राइट हैंड साइड को ना, इसीलिए उस केस में पॉजिटिव आएगी, ठीक है। तो बाकी ये सब देख लेना, अगर साइन कन्वेंशन समझ में आ गया है तो ये जो भी चीजें मैंने लिखी है ये आप लोगों को समझ में आ जाएंगी, ठीक है। चलो, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन देख लेते हैं। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ दिस। ऑब्जेक्ट हमेशा हम इन फ्रंट ऑफ द मिरर रखते हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को, तो यू हमेशा ही क्या होता है? नेगेटिव होता है, ठीक है। कॉनकेव मिरर है, फोकल लेंथ है 12। अब बताओ, कॉनकेव मिरर के लिए हमने कहा था क्या होगी? नेगेटिव, क्यों? क्योंकि हमारी लेफ्ट हैंड साइड को है, तो यहाँ पे माइनस आ जाएगा। फॉर्मूला लगाओ, आपका आंसर आ जाएगा। फिर देखो यहाँ पे ऑब्जेक्ट को हमने प्लेस कर रखा है 10 सेंटीमीटर पे, तो माइनस ही आएगा ऑब्वियसली, ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर है, तो यहाँ पे f क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। बाकी बस आपको फॉर्मूला लगाना है और आंसर निकालना है, ठीक है। तो इसका क्या आंसर है दोनों ही क्वेश्चंस का, मुझे कमेंट सेक्शन में चाहिए है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पे। रिफ्लेक्शन और जो मिरर का टॉपिक है पूरा हमने कंप्लीट कर लिया है। अब हम लोग आ जाते हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में। रिफ्रैक्शन का मतलब क्या है? जब लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है तो उसका जो पाथ है ना वो थोड़ा सा चेंज हो जाता है, डेविएट हो जाता है अपने पाथ से। यानी कि अगर इसे सीधे सीधे जाना था, ठीक है, इस लाइट रे को सीधे सीधे जाना था, ये अब सीधे नहीं जाएगी, या तो ये टुवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी या फिर ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड करेगी। इसी को हम रिफ्रैक्शन
रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट कहते हैं। ठीक है, देखो अगर रेयर मीडियम से डेंस में जाएगी, याद रखना, सो टूवर्ड्स द नॉर्मल शिफ्ट होती है, बेंड होती है। अगर डेंस मीडियम से रेयर में जाएगी सो अवे फ्रॉम द नॉर्मल बेंड होती है। समझ में आ गया? अब देखो रिफ्रैक्शन क्या था, ये तो आप लोगों ने समझ लिया है कि लाइट को स्ट्रेट जाना था बट वो स्ट्रेट नहीं गई, वो बेंड हो गई। यहाँ पे दो लॉज हैं, एक तो वही सेम है कि जो हमारी इंसिडेंट रे है, रिफ्रैक्टेड रे है, और जो नॉर्मल है एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या होगा, पॉइंट ऑफ इंसिडेंस ये होगा। ठीक है, तो ये तीनों ही देखो, ये इंसिडेंट रे है, ये रिफ्रैक्टेड रे है, और ये अपना नॉर्मल हो गया। दे ऑल लाई एट द सेम प्लेन। ठीक है, सेकंड क्या है, सेकंड इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे देखो उसमें क्या था, एंगल आई इक्वल्स टू एंगल आर था, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। यहाँ पे होता है जो एंगल ऑफ इंसिडेंस का साइन होता है, ये ट्रिग्नोमेट्री में आप लोगों ने पढ़ रखा है। ठीक है, और जो साइन आर का जो साइन होता है, उन दोनों का जब हम रेशियो निकालते हैं तो एक कांस्टेंट आता है, और वो कांस्टेंट होता है n, या फिर इसको हम म्यू से भी रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कहलाता है। अगर लाइट रे पहले मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो इसको हम लिखते हैं 1n2 या फिर 1μ2। इसका मतलब है जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो सेकंड मीडियम का है विद रिस्पेक्ट टू द फर्स्ट मीडियम। अगर इसको मैंने 2n1 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है कि फर्स्ट मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है विद रिस्पेक्ट टू द सेकंड मीडियम। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, एक तो ये हो गया साइन आई अपॉन साइन आर। इसके अलावा एक और होता है, देखो लाइट की स्पीड दोनों मीडियम में अलग अलग होगी। इसमें मान लो v1 है, इसमें v2 है, तो जब हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को डिफाइन करते हैं तो हम ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज द रेशियो बिटवीन द स्पीड ऑफ लाइट इन बोथ द मीडियम्स। और एक और टर्म होता है विच इज एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। बहुत बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि मैम ये दोनों आखिरकार क्या है। तो देखो अगर दो अलग अलग मीडियम की बात हो रही होगी तब तो हम इस तरीके से 1n2 लिखते हैं, v1 अपॉन v2। बट एब्सोल्यूट टर्म कब आएगा, जब वैक्यूम से जो लाइट है वो किसी दूसरे मीडियम में जा रही है, किसी भी दूसरे मीडियम में जा रही है, तब हम एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की बात करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे n क्या होगा, c अपॉन v। c क्या था याद है, स्पीड ऑफ लाइट इन द वैक्यूम। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे जो टर्म आएगा दैट विल बी एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अदरवाइज नॉर्मली जब हम किसी भी दो मीडियम की बात कर रहे हैं तो वी विल यूज द टर्म रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। समझ में आ गया? चलो अब आ जाते हैं रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। तो देखो ये बहुत सिंपल है, इसमें से कुछ ज्यादा डिफिकल्ट आता नहीं है। यहाँ पे देखो दो सरफेस हैं, एक ये वाला और एक ये वाला, है ना। तो लाइट रे यहाँ पे जब जा रही है तो ये रेयर मीडियम है और ये डेंस है। ठीक है, और वापस से बाहर हवा में आ रही है तो रेयर मीडियम है ना। तो यहाँ पे देखो जब रेयर से डेंस में जाएगी तो उस केस में क्या होगा, लाइट रे टूवर्ड्स द नॉर्मल बेंड करेगी, बेंड होगी। यहाँ पे जब बाहर निकलेगी सो डेंस से रेयर में जा रही है ना, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल चले जाएगी। तो बस इतना ही है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो इस इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ था, अगर इसको मैं सीधे नीचे तक लेके गई ना तो मैं देखूंगी ये वाली जो रे है इसको हम क्या कहेंगे, इमर्जेंट रे, क्योंकि ये इमर्ज हुई है बाहर, इमर्जेंट रे है। और ये क्या है मेरी, ये रिफ्रैक्टेड रे है। ठीक है, तो जो इमर्जेंट रे है और जो इंसिडेंट रे का एक्चुअल पाथ है वो पैरेलल है। ये दोनों पैरेलल हैं, यानी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है और जो इमर्जेंट एंगल है जिसको हम एंगल ऑफ इमर्जेंस भी कहेंगे, वो दोनों आपस में इक्वल होंगे। अब यहाँ पे देखो इन दोनों के बीच में कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस है ना, इसको हम कहते हैं लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। याद रखना, लेटरल शिफ्ट या फिर लेटरल डिस्प्लेसमेंट। बस यहाँ पे आपको इतना ही ध्यान रखना है। अब हम आ जाते हैं हमारे लेंस पे। लेंस क्या है भैया, एक हमारा ट्रांसपेरेंट मीडियम है जिसके थ्रू जो लाइट है वो पास करती है। तो यहाँ पे विच मीन्स क्या होगा, रिफ्रैक्शन होगा, यहाँ पे रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो ये मेरे पास है कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है, और ये मेरे पास है कॉनकेव लेंस। ये होता है डाइवर्जिंग और ये होता है कन्वर्जिंग। ठीक है, तो यहाँ पे भी अगेन हमारे पास कुछ ना कुछ तो टर्म्स आएंगे। क्या क्या वो टर्म्स हैं जल्दी से देख लेते हैं। सबसे पहला है ऑप्टिकल सेंटर। वहां पे पोल था ना, वैसे यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर है। तो जो लेंस का मिड पॉइंट है, सेंटर है, उसको हम ऑप्टिकल सेंटर कहते हैं। और ऑप्टिकल सेंटर से कोई भी लाइट रे अगर पास करेगी ना, देखो यहाँ पे कोई भी लाइट रे अगर पास करेगी तो वो विदाउट डेविएशन चले जाएगी, उसमें डेविएशन नहीं होगा, ये चीज याद रखना। फिर यहाँ पे फोकस भी दो होते हैं और सेंटर ऑफ कर्वेचर भी दो होते हैं। क्यों होते हैं आखिरकार, वो हम लोग जरा सा देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, इधर पे कोई सा डायग्राम तो हमारे पास नहीं है। ठीक है, तो मैं ऐसे ही आप लोगों को यहाँ पे बता देती हूँ। ठीक है, देखो इसमें क्या होगा,
यहाँ पे ये वाला जो पोर्शन है ये भी किसी स्फेयर का पार्ट होगा, ये वाला जो पोर्शन है ये भी किसी स्फेयर का पार्ट होगा ना। तो इन दोनों स्फेयर के कुछ ना कुछ सेंटर होंगे, तो उन दोनों को हम क्या कह देंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर्स कह देंगे। दो आएंगे ऑब्वियसली। सिमिलरली फोकस भी तो हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएंगे, दो हो जाएंगे, है ना, F1 और F2। अगर फोकस दो है तो यहाँ पे फोकल लेंथ भी दो हो जाएंगी। समझ में आ गया। तो यहाँ पे देखो फोकस क्या होता है, डेफिनेशन वही है, अगर हमारे पास कोई भी रेस पैरेलल आ रही है प्रिंसिपल एक्सिस के, जिस पॉइंट से वो रिफ्लेक्ट होंगी, नहीं रिफ्रैक्ट होंगी, क्योंकि यहाँ पे हम रिफ्रैक्शन लेंस की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, आफ्टर रिफ्रैक्शन लिखेंगे, रिफ्लेक्शन नहीं लिखेंगे। तो आफ्टर रिफ्रैक्शन जिस भी पॉइंट पे वो मीट करेंगी उसको हम फोकस कह देंगे। फोकल लेंथ ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच की दूरी हो जाएगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा, सेंटर होंगे ऑफ द स्फेयर्स ऑफ विच द टू पार्ट्स ऑफ द लेंस आर अ पार्ट, ठीक है। प्रिंसिपल एक्सिस क्या है, वही हमारी स्ट्रेट लाइन है, इमेजिनरी लाइन है, जो कि सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के थ्रू पास कर रही है, ठीक है। चलिए अब रे डायग्राम्स पे जल्दी से हम लोग गौर फरमा लेते हैं। तो हमें कुछ पॉइंटर्स ध्यान में रखने हैं, यहाँ पे भी वही सेम पॉइंटर्स हैं, कुछ अलग नहीं है। अगर फोकस से देखो, यहाँ पे अगर फोकस से पास कर रही है तो आफ्टर रिफ्रैक्शन पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और अगर क्या होगा, पैरेलल आएगी तो उस केस में क्या हो जाएगा, फोकस से पास करेगी, ठीक है। ओके जी, समझ गए हम लोग। फिर यहाँ पे मैंने आपको बता ही दिया है, ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करेगी विदाउट एनी डेविएशन वो पास हो जाएगी। तो अब हम लोग सबसे पहले देख लेते हैं किसके लिए, सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे कॉन्वेक्स लेंस के लिए। तो कॉन्वेक्स लेंस के लिए जो कॉनकेव मिरर के डायग्राम से ऑलमोस्ट वही रहते हैं। तो अगर एक आपको याद हो गया, दूसरा आपको खुद ब खुद याद हो ही जाएगा, ठीक है। तो देखो सबसे पहले क्या है, पैरेलल रेज अगर आ रही है तो कहाँ पे मीट कर रही है, फोकस पे, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट वाला देखो, नेक्स्ट में क्या है, 2F1 के बियॉन्ड है, तो उस केस में F1 और F2 और 2F2 के बीच में मिल जाएगी। ये 2F1 2F2 और कुछ नहीं है, सेंटर ऑफ कर्वेचर ही है, तो प्लीज आप लोग कंफ्यूज मत होना, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, अगर 2F1 पे है, जैसे वहां पे सेंटर ऑफ कर्वेचर पे थी तो सेंटर ऑफ कर्वेचर पे ही हमें मिल रही थी ना, तो वैसे यहाँ पे 2F1 पे अगर ऑब्जेक्ट रखा है तो 2F2 पे इमेज मिल जाएगी, यानी कि सेम साइज की होगी, ठीक है। फिर देखो इन दोनों के बीच में अगर रखी है तो 2F2 के बियॉन्ड हमें मिल जाएगी। सेम वही डायग्राम्स हैं, बट वहां पे C था, यहाँ पे 2F1 2F2 है, ठीक है। फिर देखो अगर F1 पे है तो ऑब्वियसली हमें इन्फिनिटी में मिल जाएगी। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाएगा डायग्राम यहाँ पे। सिमिलर है ना, देखो उसमें भी वर्चुअल इमेज मिल रही थी, बाकी सब में क्या मिल रही है, देखो रियल और इन्वर्टेड। यहाँ पे क्या है, वर्चुअल और इसके साथ साथ ये क्या है, इरेक्ट है। डॉटेड लाइन से हम वर्चुअल और इरेक्ट इमेज को ही शो करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब हमने F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रखा है तो उस केस में हमें एनलार्ज्ड इमेज मिल रही है, वर्चुअल और इरेक्ट भी मिल रही है। समझ में आ गया। चलो अब उसके बाद हम आ जाते हैं हमारे कॉनकेव लेंस में, जिसमें दो ही डायग्राम है जैसे कि कॉन्वेक्स मिरर में थे। तो यहाँ पे देखो जब लाइट रेज पैरेलल आती है प्रिंसिपल एक्सिस के तो वो डाइवर्ज हो जा रही है ना, देखो इस तरीके से डाइवर्ज हो रही है। तो ऐसा अपीयर कर रहा है कि ये लाइट रेज कहाँ से आ रही है, फोकस पॉइंट से आ रही है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखो आप कहीं पर भी ऑब्जेक्ट को प्लेस कर दो, सेम यही रे डायग्राम बनेगा, विच मीन्स हमें हर केस में वर्चुअल, इरेक्ट और डिमिनिश्ड इमेज ही मिलने वाली है, ठीक है जी। तो बस वही चीजें यहाँ पे लिख रखी हैं कि जब हम कॉन्वेक्स लेंस की बात करते हैं तो हमें डिमिनिश्ड भी मिलती है, सेम साइज की भी मिलती है, एनलार्ज्ड भी मिलती है। बट कॉनकेव लेंस की जब हम लोग बात करते हैं तो हमें हमेशा डिमिनिश्ड मिलती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट मिलती है। यहाँ पे रियल एंड इन्वर्टेड भी मिल सकती है और वर्चुअल एंड इरेक्ट भी मिल सकती है, ठीक है जी। चलिए अब हम आ जाते हैं यूजेस में। तो हम कैमरा में यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, जो हमारा आई लेंस है वो भी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस ही है। जो सिंपल माइक्रोस्कोप हमारे पास होता है उसमें भी हम यूज करते हैं कॉन्वेक्स लेंस का, और उस केस में रे डायग्राम ये वाला बनता है जहां पे हमें एनलार्ज्ड इमेज देखने को मिल रही है, ठीक है। फिर हमारे पास मैग्नीफाइंग ग्लास में भी हम कॉन्वेक्स लेंस का यूज करते हैं, क्योंकि हमें एनलार्ज्ड इमेज चाहिए ना। मैग्नीफाइंग ग्लास में क्या कर रहे हैं, बड़ी ही तो चीज देख रहे हैं, तो हमें इसीलिए कॉन्वेक्स लेंस का यूज करना है, क्योंकि कॉनकेव तो हमेशा ही क्या करता है, डिमिनिश्ड इमेज को बनाता है, ठीक है। पीप होल्स आप लोगों ने अगर घर में नहीं है तो मूवीज में देखा होगा, ठीक है, जिससे पीप करते हैं बाहर कौन आया है देखने के लिए, तो उसमें कॉनकेव लेंस का यूज है। आई ग्लासेस में हम यूज करते हैं, ठीक है, और कुछ टेलीस्कोप्स में भी कॉनकेव लेंस का यूज करा जाता है। अब आ जाते हैं लेंस फॉर्मूला और मैग्निफिकेशन में। देखो मिरर फॉर्मूला में यहाँ पे प्लस था ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। V क्या है हमारे पास, इमेज डिस्टेंस है, और U क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, F क्या है हमारे पास, फोकल लेंथ है, ठीक है। मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला यहाँ पे यही रहेगा,
इट इज द रेशियो बिटवीन द हाइट ऑफ द इमेज एंड द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट, बट वहां पे क्या था, माइनस वी अपॉन यू था, यहाँ पे प्लस वी अपॉन यू हो जाएगा। ठीक है, बस इतना आपको याद रखना है। लास्ट में हमारे पास है पावर ऑफ लेंस, विच इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, आई डोंट नो क्यों होते हैं, बट बहुत सिंपल है। देखो, पावर ऑफ लेंस क्या है? पावर बेसिकली किसी भी लेंस की हम बात कर रहे हो, चाहे कॉनकेव है चाहे कॉन्वेक्स है, वो उसकी क्षमता है, उसकी एबिलिटी है कि वो कितना डाइवर्ज कर सकता है या फिर कितना कन्वर्ज कर सकता है ना। क्योंकि जब हम कन्वर्जिंग मिरर की बात करेंगे, सॉरी लेंस की बात हो रही है ना, तो जब हम कन्वर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो कितना वो कन्वर्ज कर पा रहा है उतनी ज्यादा उसकी पावर होगी। जब हम डाइवर्जिंग लेंस की बात करेंगे तो कितना वो डाइवर्ज कर पा रहा है वो उसकी डाइवर्जिंग पावर होगी। तो ये होता है पावर। अब पावर का फॉर्मूला क्या होता है? सो इट इज द रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ। ठीक है, फोकल लेंथ को जब हम मीटर में लेंगे तो जो पावर है वो आ जाएगी डायोप्टर में। ठीक है, याद रखना, अगर आपने फोकल लेंथ सेंटीमीटर में ले ली और पावर डायोप्टर में लिख दी, वो गलत है। हमेशा जब आपको पावर पूछी गई है तो पहले फोकल लेंथ को मीटर में आपको चेंज करना पड़ेगा। अब देखो, जो फोकल लेंथ होती है कॉन्वेक्स लेंस की वो पॉजिटिव होती है ना, इसीलिए उसकी पावर भी पॉजिटिव होगी। और जब हम कॉनकेव लेंस यानी कि जो हमारा डाइवर्जिंग लेंस है, जब हम उसकी बात करेंगे तो उसकी फोकल लेंथ नेगेटिव होती है, तो इसकी पावर भी नेगेटिव हो जाएगी। ठीक है, तो जल्दी से हम एक और क्वेश्चन देख लेते हैं और ये पूरा चैप्टर हो चुका है खत्म। बस इतनी ही चीजें आप लोगों को देखनी है। तो देखो, सबसे पहले जो ऑब्जेक्ट है वो 5 सेंटीमीटर है लेंथ में, यानी कि इसकी हाइट गिवन है, h1 है 5 सेंटीमीटर। हमेशा हम प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर रखेंगे तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन आया है। ठीक है, इट इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे, तो u तो हमारा नेगेटिव ही होता है क्योंकि हम लेफ्ट हैंड साइड को प्लेस करते हैं। ठीक है, कन्वर्जिंग लेंस है यानी कि कॉन्वेक्स लेंस है। कॉन्वेक्स लेंस की अभी हमने कहा कि फोकल लेंथ क्या होगी, पॉजिटिव होगी, तो बाकी सब आप लोग कैलकुलेट कर लेना। फिर है कॉनकेव लेंस है, तो फोकल लेंथ कैसी हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी ना, क्योंकि कहाँ को थी ये, लेफ्ट हैंड साइड को थी। ठीक है, उसके बाद ये इमेज बना रहा है 10 सेंटीमीटर फ्रॉम द लेंस, यानी कि v हमें गिवन है। अब पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव लेंस के जरा से डायग्राम पे आओ। हमने कहा हर केस में जो इमेज बन रही है वो लेफ्ट हैंड साइड को ही बन रही है, तो v यहाँ पे क्या होगा, नेगेटिव ही होगा, कभी भी ये पॉजिटिव नहीं हो सकता। ठीक है, तो विच मीन्स यहाँ पे ये चीजें हमें गिवन है और हमें निकालना है ऑब्जेक्ट कहाँ रखा हुआ है, विच मीन्स हमको u यहाँ पर कैलकुलेट करना है। ठीक है जी, समझ में आ गया? तो बस यार यहाँ पे पूरा का पूरा चैप्टर हमारा खत्म होता है। आई होप हर एक चीज आप लोगों को समझ में आई होगी। कुछ भी डाउट है तो जल्दी से कॉमेंट सेक्शन में पूछ लो। हम मिलेंगे हमारी अगली वीडियो में। टिल देन बाय एवरीवन, टेक केयर, एंड अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो जल्दी से कर लो।